तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मनीष कुमार यादव और मैं आज आपको बताने वाला हूं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। ठीक है, इससे पहले आप जितने भी लेक्चर्स देखेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का वो आपको परफेक्टली नहीं मिलेगा। ये वीडियो में आपको अच्छी तरीके से बताऊंगा कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को ही हम लोग बोलते हैं डीएनए प्रोफाइलिंग। ठीक, क्या बोलते हैं? डीएनए प्रोफाइलिंग, है ना। अब जो डीएनए प्रोफाइलिंग होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है, इसका यूटिलाइजेशन क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है? इसका एप्लीकेशन ये है कि देखिए यहाँ पे फिंगरप्रिंटिंग वर्ड आ रहा है तो इसका फिंगरप्रिंट से कोई लेना था नहीं, पहले बात तो ये समझ लीजिए। ठीक है, देन फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ ये है कि जैसे एक चीज़ समझ लीजिए कि जैसे अगर कहीं पे भी कोई क्राइम हुआ हो, है ना। अब क्राइम में दो तरीके के क्राइम्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे वैल्यूएबल है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक, तो अगर सपोज कहीं पे मर्डर हुआ हो, है ना, या फिर कहीं पे रेप हुआ हो, है ना, इन दो जगहों पे हम लोग क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करने में, रिकॉग्नाइज करने में इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ करते हैं। ठीक, दूसरा यूटिलाइजेशन क्या है, दूसरा एप्लीकेशन क्या है? दूसरा एप्लीकेशन है कि पैटर्निटी अगर हम लोगों को चेक करना हो, क्या चेक करना हो? पैटर्निटी। ठीक, तो अगर पैटर्निटी चेक करना हो तो हम लोग इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए आज हम लोग समझते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रिंसिपल क्या है, ये किस तरीके से काम करता है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रिंसिपल क्या है, बेसिक प्रिंसिपल क्या है। ठीक, तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें कि जो मेजरली डीएनए होता है उस डीएनए में मेजर पार्ट डीएनए का जो होता है वो नॉन कोडिंग पार्ट होता है और बहुत ही कम पार्ट होता है कोडिंग पार्ट। ठीक, ये डेटा आपको वेरी करता हुआ मिलेगा ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। ठीक, जैसे अगर हम लोग नॉन कोडिंग पार्ट की बात करें तो मोस्टली आपको हर जगह पे नॉन कोडिंग पार्ट, है ना, नॉन कोडिंग पार्ट आपको 98% मिलेगा। कितना मिलेगा? 98%। ठीक, और कोडिंग पार्ट जो होता है डीएनए का, जो कोडिंग पार्ट होता है जो कि एक्चुअल में प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। ठीक, ये वो कोडिंग पार्ट है जिसमें हम लोगों को यूटिलाइजेशन करना है प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। ठीक, और ये जो नॉन कोडिंग पार्ट होता है, नॉन कोडिंग पार्ट जो होता है एक्चुअल में इसी में वो सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं जिससे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक्चुअल में रिलेटेड है। ठीक, तो देखिए कोडिंग पार्ट कितना होता है? कोडिंग पार्ट होता है 2%, ओनली 2%। ठीक, और नॉन कोडिंग पार्ट होता है 98%। कहीं कहीं ये डेटा अलग अलग मिलेगा, पहले बता दे रहा हूँ, कहीं कहीं आपको ये कोडिंग पार्ट जो है 8% तक मिल सकता है ना, और इधर फिर बढ़ जाएगा वही चीज़। ठीक, तो इस हिसाब से ये वैरी करता है, मगर अभी के लिए आप समझ लीजिए कि 98% नॉन कोडिंग पार्ट है और कोडिंग पार्ट आपका 2% है। ठीक, तो देखिए जो नॉन कोडिंग पार्ट होता है डीएनए का, इसी को हम लोग जंक डीएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जंक डीएनए। ठीक, क्या बोलेंगे? जंक डीएनए। जंक डीएनए मतलब ऐसा डीएनए जो बेकार हो, किसी काम का नहीं हो। ठीक, मगर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। लोग आपको बताते हुए मिल जाएंगे कि जंक डीएनए का कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है, मगर जंक डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले तो ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में रोल करता है प्ले, और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि इससे टीआरएनए बनता है ना, आरआरएनए बनता है। ठीक, और फिर ऐसे प्रोटीन्स बनते हैं जो कि ऐसे प्रोटीन्स या फिर ऐसे एलिमेंट्स बोल ले, ऐसे एलिमेंट्स बनते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं इन आरएनएस, एमआरएनएस वगैरह की प्रोसेसिंग के लिए, है ना। तो इसलिए इस जंक डीएनए का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जंक डीएनए को भूलना नहीं है। ठीक, तो देखिए अब ये जो जंक डीएनए होता है ना, जंक डीएनए, अब जंक डीएनए देखिए दो तरीके का चीज़ें होता है जंक डीएनए में। ठीक, दो तरीके की चीज़ें। पहली चीज़ जो होता है वो होता है इंट्रॉन। क्या होता है? इंट्रॉन। ठीक, और दूसरी चीज़ मिलेगी आपको इंटरजेनिक। क्या मिलेगी? इंटरजेनिक डीएनए। ठीक, तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जंक डीएनए में, एक तो इंट्रॉन, दूसरा इंटरजेनिक डीएनए। ठीक है, इंटरजेनिक डीएनए। देखिए इंट्रॉन आपको कहाँ मिलेगा? इंट्रॉन आपको जीन में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? जीन में। ठीक, तो आपने अगर ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी तो आपको पता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन जो होता है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में क्या करते हैं? इंट्रॉन्स को हटाते हैं और एक्सॉन्स को आपस में लाइगेट करते हैं, है ना। वो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में आता है जिसका नाम है स्प्लाइसिंग। क्या नाम है? स्प्लाइसिंग। मगर ये इंटरजेनिक डीएनए जो होता है ये भी एक नॉन कोडिंग पार्ट है। दो जीन्स के बीच में सपोज जीन ए है यहाँ पे और जीन बी है यहाँ पे,
ठीक है ना। तो इसके बीच में एक बेकार सा चंक प्रेजेंट होता है डीएनए का, एक बेकार सा चंक प्रेजेंट होता है। इसी बेकार से चंक को हम लोग बोलते हैं इंटरजेनिक डीएनए। क्या बोलते हैं? इंटरजेनिक डीएनए। ठीक, तो हम लोगों को ध्यान किस पे देना है? हम लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है नॉन कोडिंग पार्ट पे। किस पे ध्यान देना है? नॉन कोडिंग पार्ट पे ध्यान देखिए। ठीक, चलिए नॉन कोडिंग पार्ट पे हम लोग आते हैं। अब ये जो नॉन कोडिंग पार्ट होता है डीएनए का, इस नॉन कोडिंग पार्ट में याद रखिएगा, अगर हम लोग इसका क्या कर दें, अगर हम लोग इसका डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन कर दें, क्या कर दें? डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक, मोस्टली जो आपको सेंट्रीफ्यूगेशन मिलेगा, वो सेंट्रीफ्यूगेशन का इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगेशन का इंपॉर्टेंट रोल होता है पार्टिकल्स को सेपरेट करने में, है ना। पार्टिकल्स को सेपरेट कौन करता है? सेंट्रीफ्यूगेशन से किया जाता है। और भी क्रोमेटोग्राफी होता है ना, इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, ये सारी चीज़ें पार्टिकल्स को सेपरेट करने में हेल्प करती हैं। तो यहाँ पे डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज़ करते हैं हम, तो हमें दो तरीके के ग्रेडियंट मिलते हैं, दो तरीके के ग्रेडियंट मिलेंगे। ठीक, तो अगर हम लोग ग्राफ बनाना चाहें तो इस तरीके का ग्राफ बनेगा। इसमें हम लोगों को दो पिक्स देखने के लिए मिलेगी इस ग्राफ में, एक तो ये बड़ा सा पिक मिलेगा और एक ये छोटा सा पिक मिलेगा। ठीक है ना। तो ये बड़ा सा पिक जो होगा ये 99% ग्रेडियंट को शो करेगा, 99% कंसंट्रेशन जो होगा डीएनए का नॉन कोडिंग पार्ट वाले का। ठीक, तो 99% होगा ये, और ये बन जाएगा तुम्हारा 0.1%। कितना हो जाएगा? 0.1%। ठीक, तो जो 99% होता है इसको हम लोग बोल देते हैं बल्क डीएनए। क्या बोलते हैं? बल्क डीएनए। ठीक, क्या बोलेंगे? बल्क डीएनए। ठीक, और ये जो 0.1% है, 0.1%, इसको हम लोग बोल देते हैं सैटेलाइट डीएनए। क्या बोल देते हैं? सैटेलाइट डीएनए। ठीक, तो हमको लेना देना किससे है? हमको लेना देना सैटेलाइट डीएनए से। किससे लेना देना है? सैटेलाइट डीएनए से। ठीक, तो नॉन कोडिंग पार्ट में भी कैसे पार्ट, ये कैसे पार्ट है, ये कैसे पार्ट है, ये वो पार्ट है जो कि एक्चुअल में यूज होगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। ठीक, और उसमें बल्क डीएनए नहीं, सैटेलाइट डीएनए यूज होगा। ठीक, अगर एक्चुअल में हम लोग देखें तो इस तरीके का ग्राफ मिलता है, ऐसा ग्राफ इस तरीके का मिलेगा। एक बल्क का मिलेगा, एक इसका मिलेगा सैटेलाइट का, फिर एक बल्क का, फिर एक सैटेलाइट का, फिर एक बल्क का, फिर एक सैटेलाइट का। इस तरीके से हम लोगों को बार बार रिपीटेशन मिलता है ना, बार बार रिपीटेशन मिलता है। इसलिए हम लोग इसको रेपिटेटिव सीक्वेंसेस भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? रेपिटेटिव सीक्वेंसेस। ठीक, चलिए अब देखिए हम लोग बात करते हैं सैटेलाइट डीएनए का, है ना। किसका बात करना है? सैटेलाइट डीएनए का। ठीक, चलिए हेडिंग डाल देते हैं हम लोग सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए। ठीक, देखिए जो सैटेलाइट डीएनए होते हैं, सैटेलाइट डीएनए मोस्टली आपको 3 इंपॉर्टेंट टाइप के मिलेंगे। ठीक है, टोटल 3 इंपॉर्टेंट टाइप के मिलेंगे। सबसे पहले आपको मिलेगा माइक्रो सैटेलाइट डीएनए, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए। ठीक, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए। दूसरा मिलेगा आपको मिनी सैटेलाइट डीएनए, मिनी सैटेलाइट डीएनए। ठीक, क्या मिलेगा? मिनी सैटेलाइट डीएनए। और तीसरा मिल जाएगा आपको मैक्रो सैटेलाइट डीएनए, मैक्रो सैटेलाइट डीएनए। ठीक है, 3 तरीके के डीएनए, सैटेलाइट डीएनए आपको मिलेंगे यहाँ पे। तो माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट और मैक्रो सैटेलाइट, तीनों में डिफरेंस क्या होता है? तीनों में डिफरेंस होता है बेस पेयर्स का। कि किस में डिफरेंस होता है? बेस पेयर्स। ठीक, देखिए अगर माइक्रो सैटेलाइट डीएनए के हम लोग बात करें तो इसमें आपको मिलेगा 1 बेस पेयर से लेकर के 10 बेस पेयर्स तक। ठीक है, ये होता है माइक्रो सैटेलाइट। ठीक, 1 बेस पेयर से अगर 10 बेस पेयर्स मिलते हैं तो ये होता है कौन सा? माइक्रो सैटेलाइट। ठीक, अगर मिनी सैटेलाइट डीएनए की हम लोग बात कर लें तो मिनी सैटेलाइट डीएनए आपको मिलेगा 11 बेस पेयर से लेकर के 100 बेस पेयर्स तक। ठीक है, 11 बेस पेयर से लेकर के 100 बेस पेयर्स तक क्या मिलेगा आपको? मिनी सैटेलाइट डीएनए मिलेगा आपको। ठीक है ना। अगर हम लोग मैक्रो सैटेलाइट डीएनए की अगर जो बात करें तो मैक्रो सैटेलाइट डीएनए कितना मिलेगा? ये अगर हम लोग बात कर दें तो 1000 बेस पेयर से अगर ऊपर है सेगमेंट डीएनए का, तब वो होता है मैक्रो सैटेलाइट डीएनए। ठीक, क्या होता है? मैक्रो सैटेलाइट डीएनए होता है। ठीक, तो ये 3 तरीके के डीएनए हैं। और इसमें भी कौन सा इंपॉर्टेंट है? इसमें भी आपका ये मिनी सैटेलाइट डीएनए इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्योंकि इसी का यूटिलाइजेशन करके हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का
प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। ठीक, चलिए तो मिनी सेटेलाइट डीएनए की बात करते हैं। मिनी सेटेलाइट डीएनए क्या होता है, एक शॉर्ट सेगमेंट होता है डीएनए का जो बार बार रिपीट होता है। ठीक, अब जो बार बार रिपीट हो रहा है तो कितनी बार रिपीट हो रहा है, ठीक, तो अगर जितनी बार रिपीट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, है ना। वेरिएबल क्यों वर्ड यूज कर रहे हैं हम लोग इसमें, वेरिएबल इसलिए वर्ड यूज कर रहे हैं क्योंकि ये ऑर्गेनिजम्स टू ऑर्गेनिजम्स डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे बल्क डीएनए मैंने बताया था, बल्क डीएनए होता है 99.9% और वो 99.9% डीएनए सारे ऑर्गेनिजम्स में इक्वल होता है। चाहे अर्थ पे कहीं भी आप जाएं, है ना, अर्थ पे कहीं भी जाएं, सारे ह्यूमन बींग्स में आपको 99% जो डीएनए है वो सब में इक्वल मिलेगा। जो 0.1% है ना सैटेलाइट डीएनए जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, यही यूनिक डीएनए है। इसी में वो सीक्वेंसेस प्रेजेंट होता है, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स इसी में प्रेजेंट होता है। ठीक, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का सबसे पहले यूज किसने किया था, सबसे पहले उसको डिस्कवर किसने किया था, वो किया था एलेक्स जेफरी ने। ठीक है, एलेक्स जेफरी। तो कहेंगे आप कि हम इतनी देर बाद क्यों एलेक्स जेफरी का नाम ले रहे हैं, तो इसके पीछे का रीज़न है क्योंकि एलेक्स जेफरी ने यूज़ किया था मिनी सैटेलाइट डीएनए का। किसका यूज़ किया था, मिनी सैटेलाइट डीएनए का यूज़ किया था, है ना। और इसी में इन्होंने VNTRs वर्ड यूज़ किया था, VNTRs, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, टैंडम रिपीट्स, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, मतलब कोई एक पर्टिकुलर मिनी सैटेलाइट डीएनए का पार्ट कितनी बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, हम आएंगे उस पर, अभी आपको दिक्कत नहीं होगा समझने में। ठीक है, अभी क्लियर रुक जाए थोड़ा सा। देखिए माइक्रो सैटेलाइट डीएनए जो होता है, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए कभी कभी इसका भी यूज़ करने लगे हैं आजकल। और माइक्रो सैटेलाइट डीएनए का दूसरा नाम होता है, मतलब ये कितनी बार रिपीट कर रहा है उसके लिए एक स्पेशल वर्ड यूज़ किया जाता है। ठीक, माइक्रो सैटेलाइट कितनी बार रिपीट कर रहा है इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं STRS, शॉर्ट टैंडम रिपीट्स, शॉर्ट टैंडम रिपीट्स, है ना। तो एक वर्ड यूज करते हैं शॉर्ट टैंडम रिपीट्स वर्ड यूज करता है। ठीक, तो मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट दोनों का यूज़ किया जा सकता है, मगर एलेक्स जेफरी ने किसका यूज़ किया था, मिनी सैटेलाइट डीएनए का यूज़ किया था। ठीक, अब देखिए इस कैसे ये रिपीट करते हैं, ध्यान से देखिएगा रिपीटेशन कैसे होता है, ध्यान से देखिए। जैसे एक डीएनए है, ठीक है, एक डीएनए मान लिया, ये 5 प्राइम एंड है इसका, ये 3 प्राइम एंड है डीएनए का। ठीक है, ठीक है, तो देखिए इसमें एक ये सीक्वेंस है AGGCT। ठीक है, फिर यहाँ पे एक कुछ भी सेगमेंट प्रेजेंट है बीच में और यहाँ पे फिर से आ गया AGGCT, ये वाला सीक्वेंस। ठीक, तो ये दोनों जो सीक्वेंस है ये 2 बार रिपीट हो गया। कितने बार रिपीट हो गया, 2 बार। तो इसी को हम लोग बोल देते हैं कि VNTR यहाँ पे क्या आया है, 2 आया है, क्योंकि कितने बार वेरी किया है, 2 बार, है ना। तो ये वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स किसी में हो सकता है 5 बार हो, किसी में 10 बार हो, किसी में 11 बार हो, तो इसी पे हम लोग पता करते हैं। ठीक, अगर कोई एक पर्टिकुलर सीक्वेंस जो है किसी में 5 बार रिपीट हो रहा है मान लिया जाए और किसी में 6 बार रिपीट हो रहा है, तो वही यूनिकनेस को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है, यूनिकनेस को। ठीक, तो जो VNTR है, इसी VNTR में जो मिनी सैटेलाइट डीएनए है, इसको यूज किया था एलेक्स जेफरी ने एज अ प्रोब, एज अ प्रोब। एक वर्ड यूज आ गया, प्रोब। प्रोब क्या होता है, प्रोब एक तरीके का पार्ट होता है डीएनए का, जिसको हम लोग क्या करते हैं, PCR के थ्रू अलग कर लेते हैं, उस पर्टिकुलर सीक्वेंस को अलग कर लेते हैं, उसका कॉपी बना लेते हैं, एक्चुअल में उस डीएनए से कॉपी बना लेते हैं। फिर उस प्रोब को यूज़ करते हैं कहाँ पे, हाइब्रिडाइजेशन में। ठीक, हाइब्रिडाइजेशन में जहाँ पे वो प्रोब जा करके कॉम्प्लीमेंट्री बना लेगा मेन डीएनए के साथ में, है ना, मेन डीएनए के पार्ट के साथ। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग पता करते हैं कि कहाँ पे वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स है। ठीक, जहाँ जहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा बस उसी पार्ट को काउंट करते हैं हम लोग। ठीक, चलिए ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में हम लोग इसके प्रोसेस को समझेंगे। थैंक यू सो मच।